नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS कंपनी 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में जो आप लोगों से प्यार मिल रहा है वो बहुत अच्छा उसका एक क्रम है। आप देखिए, जितनी वीडियो भी आपने जितनी भी क्लास है हम अपलोड कर रहे हैं उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और यही प्यार जो है आप बनाए रखें और अपने इस परिवार को, इस अपने चैनल को या इस परिवार को और भी बड़ा करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं और शेयर करें, ठीक। और जो पहली बार देख रहे हैं वो भाई इसको सब्सक्राइब करें। हमारा जो क्रम चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास को जानते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हमने अंत में जितने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद जो हमारा क्लास है वो है आपकी गांधी युग। देखिए, इतिहास की ये एक वह कड़ी है, गांधी युग इतिहास की एक ऐसी कड़ी है जहाँ से आधुनिक इतिहास या स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरीके से जान पड़ जाती है। या फिर परीक्षा के क्रम को अगर दृष्टि में रखें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेरी आज के क्लास का जो लेक्चर है वह गांधीवाद को पढ़ाना नहीं है। मेरा जो क्रम है वो गांधीवाद को पढ़ाना नहीं है। ये आपको भी पता है कि एक लेक्चर में गांधीवाद कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, परंतु मेरा क्रम गांधीवाद नहीं है। परंतु जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जितनी परीक्षाएं होती हैं और उनमें गांधी जी के योगदान से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सीधा जो निचोड़ है, किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, क्या उनकी पृष्ठभूमि थी, क्या उनका बैकग्राउंड था, किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलनों में भागीदारी की, उस क्रम को मुझे बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कुछ इस बारे में। तो पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि और उसके बाद हम देखते हैं गांधी युग। तो पृष्ठभूमि आप सब लोगों को पता होगा कि गांधी जी का जो जन्म हुआ वो हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। इनका जो बैकग्राउंड है बहुत एक ग्रामीण क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि ग्रामीण परिवार से यह बिलोंग करते थे। इनके पिता का जो नाम है वह करमचंद्र गांधी है। तो पिता का नाम जो है वो क्या है, करमचंद्र गांधी है, ठीक है। माता की अगर बात करें तो माता का नाम पुतलीबाई, माता का नाम जो था पुतलीबाई। परंतु इनके बहुत छोटी सी उम्र में, मात्र 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यानी कि पत्नी कस्तूरबा गांधी से हो जाता है। यानी कि 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह जो हो जाता है वह कस्तूरबा गांधी से हो जाता है। तो फिलहाल में इतने पोर्शन को आप एक नज़र में याद रखो कि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो माता का नाम मैंने रेड करके लिखा है जिससे कि आपको थोड़ा अलग रहे। क्या है माता का नाम? पुतलीबाई, जबकि पत्नी का नाम जो है कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी के नाम, पिता का नाम करमचंद। इन्होंने जो पढ़ाई करी वो 1889 से 90 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। और वहाँ से जो लौट कर आए, ये 1891 में वहाँ से लौट कर ये भारत आए। यानी कि इंग्लैंड में जो पढ़ाई करने गए थे बैरिस्टर की, उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए 1991 से जब ये आए तो अब पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें चाहिए था, ये थी एक लॉ डिग्री। क्या थी ये? यह एक लॉ डिग्री थी। इसके बाद इन्हें करनी थी वकालत, और वकालत ये करने लगे। भारत में जैसा वकालत करे तो इन्हें एक व्यापारी मिले जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी मिले और जिनसे इनकी मुलाकात हुई। और उनका केस लेकर ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। व्यापार के मामले का केस था 1892 में। तो दक्षिण अफ्रीका जाने का इनको जो अवसर मिला वो किसके वजह से मिला? व्यापारी दादा अब्दुल्ला के नाम से इनको दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। कहानी में ट्विस्ट जो आता है वो यहाँ से आता है। वो यह एक कड़ी होती है जहाँ से कि गांधी जी के लिए जाने जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पुराना नाम जो बचपन का नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। यानी मोहनदास इनका नाम था, करमचंद इनके पिता का नाम था। तो इन्होंने अपने पिता के नाम को साथ जोड़कर बताया मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी को जो गांधी जी जाना गया, उसके पीछे क्या रहस्य, क्या इतिहास है, आज हम और तुम दोनों मिलकर जो है काम करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं क्या। अब कहानी में ट्विस्ट जो आया वो यह आया कि जब ये व्यापार में केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में डरबन से एक स्थान है और विक्टोरिया की यात्रा कर रहे थे। देखिए, मैं गांधीवाद नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि गांधी जी अच्छे समझ में आ जाए। प्रत्येक परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है और कोशिश करें कि गांधी जी से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं परीक्षाओं, वनडे एग्जाम में, वहाँ से आप उनको आसानी से
चयन कर सको और सही कर सकते हो। ठीक है, तो डरबन से विक्टोरिया यात्रा के क्रम में एक मोरेन्सबर्ग एक स्टेशन पड़ा, वहाँ पर जो इनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाल कर और इनको धक्का दे दिया गया प्लेटफॉर्म पर। वो एक कहानी बहुत बड़ी कहानी है, परंतु क्या कहा गया कि गोरे और काले का भेदभाव जो है पहली बार इनको जो है दक्षिण अफ्रीका में जाकर पता चला कि ऐसा क्या है। जब इनको ऐसा हुआ कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यह सांवले रंग के थे, काले रंग के थे, और जबकि प्रथम श्रेणी में दक्षिण अफ्रीका में यह था कि वहाँ पर गोरे वर्ग के लोग यात्रा करते थे। तो उस दौरान जो है इनको गोरे वर्ग की यात्रा में कुछ लोगों ने वहाँ पर इन्हें प्रोटेक्ट किया और उसके बाद में क्या करा, इनको वहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया। तब इनको एहसास हुआ कि अंग्रेज लोग किस तरीके से, नहीं गोरे लोग किस तरीके से काले लोगों पर भेदभाव करते हैं और किस तरीके से उनको प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, इसी बात को दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि भारत में तो काफ़ी लंबे समय से ब्रिटिश कंपनी जो है यहाँ पर अधिकार जमाए हुए, तो हमारे भारत के लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ रहा होगा, क्योंकि इनका अधिकांश समय जो है वो बीता विदेशों में। क्योंकि पहले जब तक इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा की, मैट्रिक्स की परीक्षा की, ठीक है, इन्होंने ये की इंडिया में, उसके बाद ये चले गए इंग्लैंड, इसके तत्पश्चात ही वह भारत लौटे और उसके तत्पश्चात ही यह दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो अधिकांश इन्होंने जीवन जो है विदेशों में बिताया, परंतु इन्हें एहसास जो हुआ वो यहाँ हुआ। और इसी एहसास के चलते इन्होंने 1894 में दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका से दोबारा वापस लौटे थे। ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। बात हो रही, इससे पहली घटना जितनी भी घटी हैं वह सब दक्षिण अफ्रीका में है, आप ये याद रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है कि 1894 नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की, यानी कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने। कांग्रेस का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों की एक संस्था। नटाल इंडिया, वो लोग जो इंडिया से लोग यहाँ आकर रहे हैं उनकी एक कांग्रेस बनानी है, तो उन्होंने इसकी स्थापना की। परंतु 1909 में इन्होंने द इंडियन ओपिनियन एक अखबार के माध्यम से, द इंडियन ओपिनियन एक अखबार के नाम निकाला, जिससे कि लोगों को जागरूक किया, बताया कि हमारे साथ कितना भेदभाव होता है, हमारे गोरे और कालों का भेदभाव कितना होता है। जो नियम हम गोरों के लिए होते हैं वह नियम कालों के नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर गोरे और कालों को लेकर जो है कानून और अधिकारों को लेकर, जो मूल अधिकार हैं उनको लेकर कितनी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। ये क्या था, ये एक आश्रम था फिनिक्स। यहाँ पर वो लोग जहाँ इनकी समितियाँ, जहाँ इनकी सभा, जहाँ पर ये किसी भी चीज़ को या किसी भी कानून को लेकर डिस्कस करते थे भारतीय और विदेशियों के साथ मिलकर। तो वहाँ पर इन्होंने एक रहने का एक स्थान बनाया जिसे हम कह सकते हैं फिनिक्स आश्रम की। तो इसको इतना रिकॉल कर लेते हैं, ये तो थी हमारी पृष्ठभूमि, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। पिता का नाम जो था वो करमचंद गांधी, इनका जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था, गांधी जी का। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पढ़ाई करी 1889 से 91 बैरिस्टर इंग्लैंड में। दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला 1892 में दादा अब्दुल्ला का केस लेकर। डरबन से विक्टोरिया यात्रा के क्रम में मोरेन्सबर्ग में इनको पहली बार एहसास हुआ कि गोरे और काले की क्या भूमिका होती है और क्या ये भेदभाव चल रहा है। उसी भेदभाव को दूर करते हुए 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने और 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार नाम के पत्रिका नाम के निकाला यहाँ और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो इतनी बात हमने देख ली। यहाँ से भी कई क्रम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1906 में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की। और ये सत्याग्रह का मतलब है सत्य और अहिंसा के मार्ग से, सत्य और अहिंसा के दम पर अपने अधिकारों को मानना, अपने अधिकारों को लेना, सत्य और अहिंसा के मार्ग से अपने, इसीलिए कहा गया सत्य आग्रह। इसका नाम इस वजह से पड़ा सत्य और आग्रह। ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया, तो चंपारण में किया। कहाँ पर किया? चंपारण में। कब किया? 17 में किया। जबकि अगर पूरे जीवन काल में पूछे कि प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो 1906 में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखना जीवन काल। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका में किया, प्रयोग किया। इसके बाद में इन्होंने 1909 में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसके माध्यम से हिंद निवासियों को, जो हिंद महासागर के क्षेत्र के लोग थे, हिंद निवासियों को स्वराज, अपने स्वराज के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अपने स्वराज के बारे में इन्होंने क्या दी? जानकारी दी। अंततः क्या हुआ कि काफ़ी समय से
ये परेशान होते हुए वहाँ उन्होंने देखा भेदभाव करते करते बहुत सारी कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पर ये मूल अधिकारों के लिए लड़े दक्षिण अफ्रीका में। अंततः दक्षिण अफ्रीका सरकार जो है इनको गिरफ्तार कर लेती है और दक्षिण अफ्रीका सरकार जैसे इनको गिरफ्तार करती है, अंततः होता क्या है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरोध में वहाँ जितने भी मजदूर वर्ग, जितने भी अदर कंट्री के लोग थे, भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान आज के टाइम में, उस टाइम वो भारत में आता था, ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग थे उस समय पर उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया सरकार का और सड़कों पर उतर आए। इसी चीज़ से परेशान होकर दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इनसे एक शर्त रखी कि आप को हम बाइज्जत बरी कर देंगे, आपको यहाँ से जाने देंगे, बट आप कोई भी आंदोलन नहीं करोगे और आपके मूल अधिकारों को हम देंगे। तो वो बात है कि इनको अधिकार पत्र दिया गया था, इनको एक परिचय पत्र दिया था, वो बात गांधी युग में पढ़ते हैं। अंततः ब्रिटिश सरकार, दक्षिण अफ्रीका सरकार में इन्होंने विजय प्राप्त की, जिसके चलते भारत में भी इनके गीतों को गाया जाने लगा, भारत में भी इनकी चर्चाओं को बताया जाने लगा और ये एक तरीके से विश्व विख्यात होने लगे और इनकी ख्यातियाँ जो हैं लोगों तक पहुँचने लगी इसी काम के चलते। अंततः होता क्या है कि यह 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब मैं जो भी काम करूंगा मैं अपने देश हित के लिए करूंगा। अब कैसे हुई 1915 से इनकी एंट्री, कैसे हुई राजनीति में एंट्री, किस तरीके से इन्होंने लिया कांग्रेस में भाग, इस बीच की कहानी अब हम बताते हैं क्या हुआ। 9 जनवरी 1915 को जब भारत वापस लौटे तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं भारत भ्रमण करूँगा। भारत भ्रमण करने के बाद में इन्होंने ईस्ट इंडिया के लोगों ने उनके बात करी और उस समय पर समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध का, और प्रथम विश्व युद्ध में भारत का पलड़ा जो था वो थोड़ा सा कमज़ोर था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दबाव महसूस कर रही थी। तो इन्होंने कहा था कि हम लोग सब मिलकर जो है किसका सहयोग करें, ब्रिटिश सरकार का, और उसमें लोगों को ज़ोर शोर से भर्ती करने के लिए इन्होंने आग्रह किया कि आप अगर कहोगे जनता से, युवा वर्ग से, तो शायद आपकी बात को आसानी से मानेंगे। इस वजह से इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट की संज्ञा दी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें क्या नाम दिया कि भर्ती कराने वाला, ब्रिटिश सरकार ने क्या संज्ञा दिया कि भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया। ठीक, इसमें होता क्या है कि इन्होंने भी सोचा कि अगर आज हम इनका सहयोग करेंगे तो बाद में कुछ ना कुछ तो हमें हासिल होगा, क्या पता हमारी इन अच्छाइयों से ये हमें कुछ अधिकार दे। ठीक है, क्योंकि 1919 का एक्ट होने वाला था, तो इन्होंने सोचा कि कुछ हमें खास मिलेगा उससे। इस वजह से इन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए कहा। इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंततः जब गुरु का 15 के बाद में इन्होंने जब घूमना फिरा किया, भारत भ्रमण किया, तो इन्होंने एक आश्रम खोला। कहाँ पर? 1916 में साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम खोलने पर हुआ क्या? साबरमती आश्रम में होने के बाद में क्या हुआ? अंततः होता यह है कि यह कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने लगे और कांग्रेस के जो नेता थे, कुछ नरम दल के, कुछ गरम दल के, उनकी भाषणों को भी सुनते थे। क्योंकि 1916 में ही लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया था, यानी कि नरम दल और गरम दल का आपसी समझौता हो गया था, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुआ था। वहाँ कांग्रेस की एक अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, नरम दल और गरम दल। इन नरम दल वो लोग थे जो विनती प्रार्थना करके अंग्रेजों के सामने अपने अधिकारों को रखते थे। ठीक है, जबकि गरम दल वो थे कि वो कहते थे कि आपको न यहाँ अब रिक्वेस्ट और विनय प्रार्थना की बात नहीं रही है, हमें अपने अधिकार सीधे तौर से मांगने चाहिए। ठीक है, अंत तक कंडीशन ये घटी। इसी बीच में 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम हुआ। यहाँ पर एक ट्विस्ट जो आता है वो क्या आता है? यहाँ पर इनकी एक भेंट होती है। वहाँ का एक क्षेत्रीय नेता था बिहार का, जिसे हम कहते हैं राजकुमार शुक्ल। क्या कहते हैं? राजकुमार शुक्ल। एक अधिवेशन के दौरान, एक बैठक के दौरान गांधी जी को जब बोलने के लिए बोला, तो गांधी जी जैसे मंच पर आए, उन लोगों ने, सबने, भारत के सभी लोगों ने जो है उन्हें सुनना पसंद नहीं किया। परंतु जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि सच्चे देश से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वह ये हैं, और सब तो केवल पोशाक ब्रिटेन वालों की पहनते हैं, जबकि बात भारत की करते हैं। इन्हें गौर से सुना और लगा कि अगर कोई हमारी मुसीबतों से हमें निकाल सकता है तो वो केवल गांधी हैं, और उन्होंने उनकी जो है बात पहले से उनको सुन रखी थी। ठीक है, अंततः होता है क्या कि ये जाकर राजकुमार शुक्ल जो है वो मिलते हैं गांधी जी से, और ये इनके आश्रम की खोज में निकल जाते हैं। और जाके जब देखते हैं तो कस्तूरबा बाई कपड़े धोती हुई होती हैं एक नदी के किनारे, और जाके उनसे मुलाकात करते हैं। वो कहते हैं कि गांधी से मिलना है, तो कहते हैं ठीक है हम मिलवाते हैं। वो लेकर जाती हैं उन्हें आश्रम, और गांधी जी उन्हें फिर खाने के लिए कहते हैं। और जब उनकी भूख बिलक और प्यास को देखकर गांधी जी को एहसास हुआ कि शायद बिहार की सभी की हालत जो है इस तरीके से है, तो उन्होंने जब अपनी आप बीती बताई कि यहाँ पर किसानों की क्या हालत है, और जब उन्होंने बताया कि वहाँ पर 3 गठिया पद्धति है कि अगर 20 गट्ठे किसी के पास ज़मीन है तो उसमें से उच्च कोटि की उपजाऊ 3 गट्ठे ज़मीन पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य है। और नील की खेती अनिवार्य करने का मतलब आप समझते हो कि
वो इतनी जड़ें मजबूत होती थी, इतनी लंबी गहरी जड़ें होती थी जिससे कि वो ज़मीन को बंजर करने में अहम भूमिका निभाती थी नील। इस वजह से लोगों की कृषि खाद्यान्न की भूमि जो है कम होती चली जा रही थी और पैदावार भी कम होती चली। इस बात को बताया तो उसके विरोध में कि आप आकर बिहार आइए और आप आकर वहाँ देखिए किसानों की हालत क्या है। अब पहली बार जो है जो सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह नाम से ज़्यादा भारत का जो सत्याग्रह था गांधी जी ने बिहार चंपारण का एक दौर किया और वहाँ पर 3 गठिया पद्धति जो थी, 3 गठिया प्रणाली जो है उसका विरोध किया। अंततः क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार हंगामे और तड़प को देखकर, हंगामे और इतनी तड़प को देखकर जो है इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ से ही चंपारण सत्याग्रह से ही इनके एक व्यक्ति थे यहाँ पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें गांधी जी की उपाधि यहाँ पर इन्हें दी। महात्मा की उपाधि इन्होंने इन्हें दी। गांधी तो इनका गोत्र था। किसकी उपाधि दी? महात्मा की इन्हें उपाधि दी। और किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इन्हें महात्मा की उपाधि दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कहाँ दी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी। और चंपारण सत्याग्रह क्या था वो आपको बता देगा, 3 गठिया पद्धति के अनुसार था। अंततः होता क्या है इसके बीच में एक टेक्सटाइल्स लेबर संघ होता है। टेक्सटाइल लेबर संघ होता है 1818 में अहमदाबाद, जिसे हम मिल हड़ताल के नाम से जानते हैं। इनका दूसरा ये आंदोलन जो है यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर भी ये है उनके द्वारा लगाए गए टैक्सों को कम कराने के लिए, यहाँ पर अहम भूमिका मजदूरों पर लगा देते हैं। ठीक है, निकाल। और ये यहाँ पर भी इन्हें विजय हुई और सरकार को यहाँ पर भी झुकना पड़ा। इसी क्रम में चलते चलते अगला जो देखिए हमें ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं, केवल हम जो बात कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव से। इसके बाद में 1818 में खेड़ा आंदोलन हुआ और इसके प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर ही यहाँ की महिलाओं ने किसकी सरदार की उपाधि यहाँ पर दी थी इनको। ठीक है भाई, तो ये क्या था कि खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन में भी इनकी अहम भूमिका रही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई जो थे इसके प्रमुख नेता के रूप में रहे थे। ठीक है, तो अभी तक की कहानी क्या है? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 में साबरमती आश्रम, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और देखिए इसमें बहुत क्रम होता है, तो चंपारण के बाद में अहमदाबाद और उसके बाद में खेड़ा। ये क्रम जरूर याद रखना आपको। चलिए एक सेकंड जरा। कंडीशन होती है ये आगे की कि जैसे ही खेड़ा आंदोलन में यहाँ पर मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो कौन निभाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। और इसमें भी गांधी जी का बहुत अहम रोल रहा था। ये भी एक किसान या कृषक आंदोलन था जहाँ पे यहाँ पे भी इनको क्या मिली? सफलता मिली। अब बात आती है कि आगे की कहानी क्या थी जो कि सत्याग्रह में ही उतर कर आए। ये भारत की राजनीति में इन्होंने अपना परचम लहराया कि क्या था वो घटना। तो देखिए यहाँ पर होता है क्या कि एक कंडीशन यहाँ थी कि 1919 में एक अधिनियम आने वाला था। 1909 के बाद में हर 10 साल बाद एक अधिनियम आता था, यानी कि यहाँ पर क्या होता था? एक एक्ट अधिनियम पारित होता था। अब 1919 के अधिनियम में कंडीशन ये हुई कि भारतीय लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हमने भारत को अंग्रेजी सरकार को प्रथम युद्ध में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। परंतु तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उधर दूसरा खेल जो हुआ वो ये हुआ कि 1919 में रोलेट एक्ट कानून पारित कर दिया, यानी बिना वकील बिना दलील और के आधार पर केवल किसी को भी गिरफ्तार करो और उसकी कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, शक के बुनियाद पर। फिर तीसरी घटना ये घटी कि तुर्की में एक मुसलमानों के प्रमुख माने जाते थे, जो सब मुसलमान जो थे उन्हें अपना धर्म का प्रमुख मानते थे। तुर्की में जितने मुसलमान थे वहाँ पर अंग्रेज लोगों ने जो है उनको प्रताड़ित करना शुरू किया। अंग्रेज लोगों ने, जिसे हम कहते हैं खलीफा, क्या कहा गया इसे? तुर्की के खलीफा। और वहाँ पर जो है उनके विरोध में सभी मुस्लिम लोगों ने एकजुट होकर आंदोलन किया ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। और पहले इसका नेतृत्व जो किया वह नेतृत्व किया अली बंधुओं ने। अंततः बाद में इसका नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ कर आता है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का मतलब भूमिका क्यों निभाई? तो गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम लोग भी
भारत की स्वतंत्रता आंदोलनों में भागीदार बने और बढ़ चढ़ कर सहयोग लें। वह चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर जो है भारत को स्वतंत्र कराने में एकजुट होकर काम करें। इस वजह से उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अंततः होता यह है कि खिलाफत आंदोलन में भी, खिलाफत आंदोलन के समय चला 1919 से लेकर 22 तक। अंततः इसी बीच में इन्होंने क्या था कि जब इन्हें 1919 के एक्ट में कुछ नहीं मिला अंग्रेजी सरकार की तरफ से, तो इन्होंने कहा गया असहयोग आंदोलन, मतलब अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे खिलाफत आंदोलन हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से फिर उम्मीद रखी कि जैसे आपने सेना में भर्ती करा के ब्रिटिश विश्व युद्ध में हमारा योगदान दिया था, ऐसा आप बताइए, जनता को समझाइए। तो उन्होंने कहा अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इस वजह से इसका नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। अंततः होती बात क्या है, अंततः होती क्या बात है, आंदोलन बहुत बढ़ चढ़कर आगे चल रहा था। प्रारंभ में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े नेता थे, वह इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और इनका योगदान नहीं करते। अंततः इस आंदोलन के बारे में बताया गांधी जी ने और लोगों को एकजुट करा, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बढ़ चढ़ कर योगदान हो रहा था और आंदोलन सफलता की ओर चल रहा था और लग रहा था कि आंदोलन बहुत अच्छी उच्च कोटि पर आ रहा था। बहुत बड़े नेता जो थे इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे, क्षेत्रीय नेता जुड़ने लगे थे, किसान वर्ग जुड़ने लगे थे और मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग भी जुड़ने लगे थे और बड़े तबके से ऊपर चल रहा था। अंततः घटना क्या घटी, अंततः क्या हुआ, अंततः घटना क्या घटी, इसी बीच में एक घटना घटती है। इसी बीच में एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। इस बीच में जो है, इस बीच में एक नागपुर अधिवेशन हुआ था। इस बीच में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित करने के लिए गांधी ने रिक्वेस्ट की थी कांग्रेस से, तो उसमें उन्होंने मान ली थी। तो एनी बेसेंट ने इसे जो कहा गया था मूर्खतापूर्ण विरोध कहा था। ये क्वेश्चन आया था कि किसने असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहा था, तो एनी बेसेंट ने कहा था कि एक मूर्खतापूर्ण विरोध है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। परंतु अंततः चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और बड़े नाम ऐसे हैं जो इनमें बहुत जुड़े और जुड़ने के बाद में ये सफल होते हुए दिख रहा था। मगर हुआ क्या, हुआ क्या कि कहते हैं जल्दी का काम थोड़ा शैतान का होता, तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि यहाँ पर इस आंदोलन को चलाने में थोड़ा जल्दी दिखाई। और होता है क्या, होता है क्या कि बहुत बड़ी बात जो आई आपके यहाँ से, यानी कि गोरखपुर में एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर में एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को। बेटा स्टोरी पर थोड़ा ध्यान दो और बातों को लिखते रहो। जो भी बात आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी है, आप उसको लिखिए, ठीक है। जीएस का मतलब यही होता है, समझना। तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड होता है, एक गोरखपुर में हुआ। वहाँ पर एक थानेदार और 21 सिपाहियों को वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों ने जो है उनको जला दिया। इस बात से गांधी जी इतने दुखी हुए। गांधी ने सोचा जो आंदोलन में चला रहा था अहिंसा के दम पर, अहिंसा के दम पर जो मैं आंदोलन चला रहा था वह हिंसक होता चला जा रहा है, वह हिंसक होता चला जा रहा है। और ऐसा ना हो कि ये हिंसा की आग बहुत जल जाए, बहुत बड़ी जल जाए और इसमें अपने ही झुलस जाएं, अपने ही लोग इसमें झुलस जाएं इस आग से। इस बीच में उन्होंने अपने इस असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया और 11 फरवरी 1922 को बंद किया। और इस चीज़ का जो है बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध कहा कि गांधी जी का को उल्टा सीधा गलत कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा, हम कामयाबी की तरफ थे, मगर गांधी जी की प्लानिंग कुछ और थी। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे राष्ट्रीय संकट बताया। सुभाष चंद्र बोस ने इसको, इस असहयोग आंदोलन को बंद करने के संकट को क्या बताया, यह एक राष्ट्रीय संकट है। अब क्या करें, अब जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और बड़े बड़े जो नाम थे जो इनसे संतुष्ट नहीं थे, इनके बंद करने से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने सोचा कि हम गांधी जी के साथ नहीं, और हम ये जो सहयोग आंदोलन चल रहे हैं इससे कुछ नहीं हो रहा, कांग्रेस से कुछ ना, तो हम अपनी एक अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक पार्टी का अलग गठन किया जिसे हम नाम देते हैं स्वराज पार्टी। तो बेटा इतनी कहानी इस बीच की थी, इसे आप अच्छे से याद रखना। तो जब इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में, कहाँ पर की, अहमदाबाद में, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना। अब ये स्थापना क्यों हुई, मतलब मुझे ये बताइए कि ये स्थापना क्यों हुई। तो इससे पहले 1919 के एक्ट में प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में भारतीयों को भाग लेने की अनुमति दे दी गई थी 1919 में। इसी चुनाव के चलते जो है, इसी चुनाव के चलते उन्होंने सोचा था कि विधान परिषद के चुनावों के माध्यम से हम सरकार में एंटर होंगे, ब्रिटिश सरकार में जगह बनाएंगे, अंततः जगह बनाकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों को समझेंगे और उनकी सरकार में रहकर विरोध करेंगे। इस वजह से इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी।
मगर हुआ क्या, अंततः बाद में इनकी पहले शुरू में एक बहुत बड़ी जीत हुई, अंततः बाद में जीत नहीं होती है। ठीक है, और इसी के चलते जो है गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम कहते हैं गांधी दास समझौता 1924 में, जो मैंने यहाँ पर आपको ऐड कर रखा। अब घटना इससे आगे क्या घटती है, जैसे ये हुआ कि गांधी दास तो कि हम सब मिलकर काम करेंगे, उसी बीच में गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने शुरू किया सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि हम लाइट में रखेंगे गांधी जी को, इनसे जुड़ी बात है, क्योंकि और कहानी जो है कि सब घटना में एक एक करके बताऊंगा कि कब कौन सा आंदोलन, ये तो अब शुरू हुआ है कहानी। अब तो गांधी युग के बाद में आधुनिक इतिहास का क्रम शुरू हुआ है। हम उठाएंगे 1903 से कहानी अब आगे को, कांग्रेस के यानी कि विभाजन सब बताएंगे कि कहाँ से हुए दिल्ली दरबार, एक एक बात करेंगे। आप जुड़े रहो बस चैनल से, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा आधुनिक इतिहास कि आज तक तुम्हें किसी ने समझाया ही नहीं होगा। ठीक है, तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने जो है 11 सूत्रें मांग रखी अपनी। गांधी जी ने सूत्र मांग रखी। इस टाइम पे जो गवर्नर थे वो कौन थे, इरविन वहाँ पर गवर्नर थे, इरविन जो थे वहाँ पर गवर्नर थे। और इन्होंने रखा कि यहाँ पर हमारी 11 सूत्रीय मांग है, जैसे कि हमारी मांगे क्या हैं कि जितने भी मजदूर लोग बंद हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग बंद हैं, आप उन्हें छोड़ोगे। उन्होंने कहा अच्छा, कह रहे ठीक है मान जाएंगे। इस बीच में हुआ क्या कि इनका लक्ष्य जो था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का, अपनी 11 मांगों को बताने के बीच में एक पर्पस था दांडी मार्च, जो 12 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल यानी कि 24 दिन तक चला। ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था 2021 में बीपीएससी एग्जाम पूछा कितने दिन चला, ये दिन का आ जाता है। इसमें 78 सहयोगी थे और 241 मील की यात्रा हुई। अब हुआ क्या, जब इतनी बड़ी यात्रा हुई, इन्होंने नमक उठाकर जो है नमक कानून तोड़ा। ये एकमात्र आंदोलन ऐसा रहा जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी दी। इसे भी विस्तार में बताएं, केवल अभी फिलहाल में इतनी बात करिए। नमक कानून तोड़ा, और जब जन आंदोलन बढ़ता हुआ देखा, लाखों की तादाद में, शुरू में 78 अनुयायियों ने शुरू किया था, अंतर लाखों की तादाद में जब देखते हैं तो इरविन जो है वो घबरा जाते हैं। ब्रिटिश सरकार घबराना शुरू कर देती है, कहीं ऐसा ना हो कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बनकर ये उभर जाए। और वह गांधी से मिलते हैं और गांधी से कहते हैं आप अपनी बात करिए, बताइए क्या बात है। इसी बीच में गांधी इरविन समझौता, गांधी जी कहते हैं कि ठीक है मेरे 11 मांगे हैं, सूत्री मांग है। इस बीच में एक घटना और हो जाती है, एचआरए के जो कुछ सदस्य होते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस चीज़ को लेकर विरोध है, इस पर मैं बाद में टिप्पणी करूंगा कि गांधी जी ने, कुछ बच्चे आज भी क्या करते हैं कि भाई गांधी जी को जब इरविन ने मौका दिया था, गांधी ने जब इरविन को मौका दिया था कि आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छुड़वा सकते थे, तो गांधी जी ने क्यों नहीं छुड़वाया। तो उसके ऊपर हम एक स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है। उसका मैं छोटा सा बताता हूँ, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे, गांधी जी ने उनसे बात की थी, परंतु चलो उसके पर टिप्पणी नहीं करते, उसके लिए हम एक अलग क्लास लेंगे। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, 30-35 मिनट की चर्चा है, उसमें हम अलग से बात करेंगे कि उसके पीछे क्या रीज़न रहा था, ठीक है। परंतु क्या हम आगे देखते हैं हुआ क्या। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को चलते हैं, ठीक है। अब समझौते के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन में जो चल रहे थे वो गोलमेज सम्मेलन चल रहा, गोलमेज सम्मेलन यानी गोलमेज के चारों तरफ लोग बैठते थे, और वहाँ पर इनवाइट किया गया गांधी जी को। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक हुआ था 1930 में, तो गांधी जी, कांग्रेस ने उसमें भाग लिया नहीं था। मगर जब गांधी जी ने इरविन समझौता किया, तो इरविन के बाद समझौता करने के बाद अब तो पक्का है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से अपने मनोविचार रखने के लिए इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड सरकार ने उनसे बात करी कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने 11 सूत्रें मांग रखी, ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी लौटकर वापस आ गए। अंततः होता क्या है, गांधी जी ने आकर यहाँ गवर्नर से मिले, क्योंकि इरविन गवर्नर हट गए थे। जब गवर्नर से आकर मिले तो गांधी जी को दूसरे गवर्नर जो थे, नेक्स्ट तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने इनको लाइटली लिया और वो इनसे नहीं मिले। तो जो अवज्ञा आंदोलन 1934 से चल रहा था, तो ये पहले क्रम में चला था 1930 से लेकर 31 तक, फिर उसके बाद में 1932 से लेकर 1934 तक ये दोबारा चला था। तो जबकि इरविन ने यह कहा था कि आगे को आप भविष्य में हम आपकी मांगें पूरी करेंगे, आप भविष्य में कोई आंदोलन नहीं करोगे। अंततः जब इनकी बात नहीं सुनी जाती तो ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर देते हैं। और इसी के चलते कि आपने हमारी बातों को नहीं माना, ब्रिटिश जो शर्तें हुई थी वो नहीं मानी आपने, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी बीच तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, जहाँ पर कांग्रेस भी भाग नहीं लेती। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए BR अम्बेडकर दलित वर्ग की ओर से जाते हैं। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार जो एक अलग नीति बनाती है, एक पॉलिसी बनाती है कि अगर भारत को कब्जे में करना है तो फूट डालो, राज करो, और सबसे पहले जो दलित वर्ग है उनको पृथक निर्वाचन चुनाव की एक वो दो,
आरक्षण दो कि दलित वर्गों का चुनाव जो है वो दलित वर्ग ही करेंगे, दलित वर्गों के जो नेता हैं उनको दलित ही चुनेंगे, वही मत करेंगे। उसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। उस कम्युनल अवार्ड की जैसी खबर गांधी जी को मिली तो गांधी जी ने कहा ये कोई अवार्ड नहीं है, ये कोई सुविधा नहीं है, ये केवल हमारे एक हिंदू धर्म को, मुस्लिमों को पहले तोड़ दिया है। मुस्लिमों को 1908 के अधिनियम में तोड़ दिया था, 1906 मुस्लिम लीग बनवाकर, और 1909 के कानून में मुस्लिमों को सांप्रदायिक चुनाव की अनुमति दे दी थी। ठीक है, वो बात मैं बताऊंगा जब हम इसे क्रम से पढ़ेंगे। तो अंत गांधी जी और गांधी जी और बी आर अम्बेडकर मिलते हैं, उसे कहते हैं पूना पैक्ट, और 26 सितंबर 1932 को मिलते हैं और कहते हैं आप जो है आप कोई भी ऐसा ब्रिटिश सरकार से समझौता ना करें जिससे कि हमें बाद में दुख झेलना पड़े, और 71 जो निर्वाचन चुनाव हैं क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार ने आपको दिए हैं, हम उन आरक्षित सीटों की संख्या 147 कर देंगे, परंतु आप इसको जो पृथक निर्वाचन है इसको ख़त्म कर दीजिए। अम्बेडकर से ये बात होती है, तो अम्बेडकर जी कहते हैं ठीक है मैं मान जाऊँगा, और फिर उन्होंने हरिजन नाम से पत्रिका निकाली और दलित वर्गों के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया और दलितों के हितों और उत्थान के लिए उन्होंने बात करनी शुरू की। अंततः कंडीशन फिर क्या घटती है? अंततः कंडीशन फिर क्या घटती है कि एक व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह ये क्रम चलता रहता है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, और कब होता है? 1940 में। इसमें जो भाग लेने वाले होते हैं वो विनोबा भावे होते हैं और नेहरू होते हैं। तो पहले होते हैं विनोबा भावे और द्वितीय मेंबर जो होते हैं वो होते हैं नेहरू, और तृतीय जो होते हैं ब्रह्मदत्त होते हैं। तो आपको इतना याद नहीं रखना, पहले और दूसरे याद रखना। विनोबा भावे पवनार में, कहाँ पर हुआ था? पवनार महाराष्ट्र में हुआ था, और इसका मेन पर्पज़ जो था जिसे हम जानते हैं उसे जानते हैं दिल्ली चलो। इसे हम कहते हैं वो जानते हैं सही में दिल्ली चलो, इस तरीके से हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस नाम से हम इसको जानते हैं, इसको बात थोड़े को दिमाग में रखना। ठीक है भाई, अब हुआ क्या? इसके बाद में चलते चलते जब पवनार आश्रम में जब इन्होंने लोगों ने बात मिलचल के करी और दिल्ली चलो जैसा नारा दिया गया, तो फिर क्रिप्स मिशन यहाँ पर भारत में आ गया था। क्रिप्स मिशन भारत में आ गया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के चलते, असफलता के चलते क्रिप्स मिशन आ गया था, और उसकी असफलता के चलते भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत गांधी जी ने कही, और ये इनका अंतिम और प्रमुख आंदोलन हुआ। ठीक है, और इस आंदोलन में ऑपरेशन अवर जीरो 8 अगस्त 1942 को था, याद रख लेना। 8 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो अवर के नाम से प्रमुख बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, और यहाँ पर गांधी जी को जो गिरफ्तार करके रखा गया वो आंगाखा पैलेस में रखा गया। परंतु यह एक जन आंदोलन के बारे में उभरा और बड़े बड़े नेताओं को सबको गिरफ्तार कर लिया, मगर ये लोकहित और देश हित में जो है आंदोलन बढ़कर चला। इस रूप से भूमिका इनकी गांधी जी की रही। अंततः हुआ क्या कि गांधी जी व्यक्तियों को समझाने और फूट डालने की नीति को बार बार समझाते रहे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और जब भारत का विभाजन 2 राष्ट्रों के रूप में हुआ तो गांधी जी ने कानपुर, कलकत्ता और लाहौर जैसी जगह जाकर लोगों को आग्रह किया कि आप लोग सब मिलकर रहिए और फूट डालने के काम ना करें। अंततः इस बात से जो है कुछ हिंदू, कट्टर हिंदू वर्ग के जो लोग थे वह द्वंद्व हुए, उनके अंदर द्वंद्व स्थिति आई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसी में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, जिन्होंने उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को की। इस तरीके से गांधी जी का राजनीतिक इतिहास और पृष्ठभूमि जो है हमने देखा है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इतनी बात भी समझ लेंगे तो जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनसे हम रिलेट करके बनने एग्जामों में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम बनाने में यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी आगे सजेशन, कोई भी कमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम जो है इसके आगे जो सेशन लेंगे, फिलहाल में देखिए हम गांधीवाद पढ़ाना हमारा मेन पर्पज़ नहीं था। हमारा पर्पज़ था, हम चाहते थे कि गांधी जी के से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में तो वो हमारे आपके क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी विशेषता ये कि हम एक ही क्लास में गांधी जी से सारे जुड़े हुए क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में आते हैं उनका एक ही लेक्चर में हमने पूरी तरीके से जानने की कोशिश यहाँ पर की है, और बड़ी सावधानीपूर्वक किस कड़ी के बाद कौन सी कड़ी शुरू हुई है। तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अपने इस परिवार को, MS कंपटीशन पॉइंट परिवार को बड़ा करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि, और जो भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।